हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का अपने चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है वो स्वस्थ और अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी ने जो है सारे त्यौहार जो है बहुत अच्छे से जो है वो मनाए होंगे। तो देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो है हमें इक्विटी मार्केट्स में जो है काफ़ी एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और ख़ास करके देखिए पिछले 2 हफ्तों में जो है हमें इक्विटी मार्केट्स में जो एक अच्छी तेज़ी यानी एक अच्छी अपसाइड जो है हमें देखने को जो है वो मिली है। और देखिए, अब बात करें आज की इस वीडियो की, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम जो है टेक्निकल व्यू जो है एक जानने और समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। उसके साथ ही हम देखिए हम जो है इंडियन इक्विटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस का जो है कंपैरिजन करेंगे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के साथ। और साथ ही देखिए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 से लेकर अब तक इंडियन इक्विटी मार्केट्स में जो हमें कैसे फेजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं, कैसा जो है बिहेवियर रहा है मार्केट्स का। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इंडियन इक्विटी मार्केट्स का जो है वो कैसा बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इन्हीं सारी बातों को जानने और समझने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप इन सब बातों के बारे में जान सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम जो एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। और साथ ही देखिए हम जो है इंडियन इक्विटी मार्केट्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट से कंपैरिजन में, वो भी जो है हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि कैसे इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने जो है वो परफॉर्म किया है बाकी देशों की इक्विटी मार्केट्स के कंपैरिजन में। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का जो है एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो है अक्टूबर 2021 में जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 18,604 के लेवल्स पर। और उसके बाद देखिए हमने जो है जून 2022 तक जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है एक कंसोलिडेशन और एक करेक्शन का फेज हमने देखा और इंडेक्स ने जो है एक बॉटम बनाया 15,183 के लेवल्स पर। और वहां से हमने जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो एक अच्छी अपवर्ड रैली जो है वो हमें देखने को मिली। और अब देखिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो 16,800 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 इंडेक्स में। और अब जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 16,800 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे जो है वो सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें जो है इंडेक्स में कोई भी और गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम रेसिस्टेंस लेवल की बात करें तो 18,100 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है निफ्टी 50 इंडेक्स में। और जैसे ही निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 18,100 के ऊपर जो है वो सस्टेन करेगा तो फिर देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था यानी 18,604 का जो ऑल टाइम हाई लेवल था उसको जो है वो टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और एक बारी निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 18,604 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है न्यू फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए हमें जो है इंडेक्स में अगले आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ही जो है हमें 20,700 तक के लेवल्स जो हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है डाउन साइड जो है वो बहुत ही कम नजर आ रही है और अपसाइड जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है अभी। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और अब हम जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स का जो है एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स ने जो है एक ऑल टाइम बनाया था अक्टूबर 2021 में 41,829 के लेवल्स पर। और वहां से देखिए हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी जो है कंसोलिडेशन और करेक्शन का फेज जो है हमने देखा। और निफ्टी बैंक इंडेक्स ने जो है एक बॉटम बनाया 32,155 के लेवल्स पर। और वहां से देखिए हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी जो है एक अच्छी अपसाइड रैली जो है वो हमने आते हुए देखी। अब हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो वो है 37,400 पर।
तो जब तक निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 37,400 के लेवल से नीचे नहीं जाता, तब तक हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है कोई भी मेजर गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर ऑन दी अपसाइड अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में रेसिस्टेंस की बात करें तो देखिए जो ऑल टाइम हाई लेवल था निफ्टी बैंक इंडेक्स का 41,829, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है निफ्टी बैंक इंडेक्स में। और देखिए अब अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 41,829 का जो रेसिस्टेंस लेवल है, यानी जो उसका जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई लेवल है 41,829 का, उसके ऊपर अब निफ्टी बैंक इंडेक्स अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है हमें एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिलेगा और हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है एक बहुत ही अच्छी अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले महीनों में। और निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो हमें 47,800 तक के लेवल्स जो है वो देखने को फिर मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। और चलिए अब हम जो है इंडियन इक्विटी मार्केट्स की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन देखते हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के साथ। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर टेबल में जो है वो देख सकते हैं कि देखिए जितनी भी ग्लोबल जो मेजर इक्विटी मार्केट्स हैं उसमें जो है सिर्फ इंडियन इक्विटी मार्केट्स के इंडाइसेस हैं, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स एंड बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स जिसने जो है अब तक इस साल जो है वो पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। बाकी जितनी भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के मेजर इंडाइसेस हैं उन्होंने जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं अब तक, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, हांगकांग, ताइवान, चाइना, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके, इन सब ने जो है अब तक जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और सिर्फ इंडियन इक्विटी मार्केट्स है जिसने जो है अब तक इस साल जो है उसने पॉजिटिव रिटर्न्स जो है वो अब दिए हैं। वहीं अगर हम इसे ग्राफिकली भी अगर हम देखें तो ग्राफिकली भी देखिए हम ये देख सकते हैं कि कैसे इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने जो है वो पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और बाकी जितने भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं उन्होंने जो है वो अंडर परफॉर्म किया है और उन्होंने जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। सेम हम इसे जो है वो बार चार्ट पे भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है निफ्टी 50 इंडेक्स और बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स ने जो है अब तक 2.49% एंड 2.93% का जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं बाकी की जितनी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं उन्होंने जो है नेगेटिव रिटर्न्स जो है अब तक इस साल जो है उन्होंने दिए हैं। तो देखिए इससे जो है हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने जो है वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के कंपैरिजन में जो है वो आउट परफॉर्म किया है। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। और साथ ही देखिए हमने ये भी देखा कि कैसे जो है इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने जो है वो परफॉर्म किया है बाकी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के कंपैरिजन में, जहाँ पे कि देखिए हमने ये देखा कि इस साल जो है सिर्फ इंडियन इक्विटी मार्केट्स हैं जो कि पॉजिटिव रही हैं, बाकी जितनी भी इक्विटी मार्केट्स हैं ग्लोबली वो सब जो है वो नेगेटिव जो है वो रही हैं अब तक। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने जो है वो ग्लोबली जो है वो आउट परफॉर्म किया है बाकी इक्विटी मार्केट्स के जो है कंपैरिजन में। और देखिए अब बहुत ही ज़रूरी बात जो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे जो कि है कि देखिए 2020 से लेकर अब तक इंडियन इक्विटी मार्केट्स में हमें कैसे फेजेस जो है वो देखने को मिले हैं और इंडियन इक्विटी मार्केट्स का कैसा बिहेवियर रहा है उसे जो है हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम देखिए ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इंडियन इक्विटी मार्केट्स का बिहेवियर कैसा हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले 2 सालों में काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स ने जो है वो मार्केट्स में जो है वो एंटर किया है और उनको जो है मार्केट्स के इन फेजेस और बिहेवियर्स के बारे में देखिए पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको इन सब बातों के बारे में नहीं पता होगा कि इक्विटी मार्केट्स में क्या हुआ, किस लिए हुआ और कैसे हुआ और किस तरीके का मार्केट का जो है वो बिहेवियर रहा है, तब तक आप देखिए मार्केट्स में जो है सही तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं पाएंगे। तो चलिए अब हम जो है इन मार्केट्स के इन फेजेस और मार्केट्स के बिहेवियर को जो है वो जानने और समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो देखिए अब तक हमने जो है 2020 से लेकर अब तक जो है मार्केट्स में जो है 2 फेजेस देखे हैं और अब जो है मार्केट जो है वो शायद अपने तीसरे फेज़ में एंटर कर चुका है या फिर करने वाला है। तो चलिए पहले हम जो है फेज़ 1 को जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम फेज़ 1 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये जो फेज़ जो था ये शुरू हुआ था जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक। अगर हम वहीं इसको जो है निफ्टी 50 इंडेक्स के लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखें
तो देखिए हमने जो है 12,430 के लेवल से जो है लेकर हमने जो है 7,511 के लेवल तक जो है एक तेज गिरावट जो है मार्केट्स में आते हुए देखी। और उसके बाद हमने जो है 7,511 के लेवल से लेकर 12,430 के लेवल तक जो है एक तेज रिकवरी हमने फिर जो है मार्केट्स में आते हुए देखी। और फिर वहाँ से जो है हमने फर्दर अपसाइड मार्केट्स में देखी और मार्केट्स ने जो है नए हाइज बनाए 18,604 के लेवल्स पर। तो यानी मार्केट्स में जो है यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे हमने मार्केट्स में जो है पहले तो एक तेज गिरावट हमने आते हुए देखी और फिर हमने मार्केट्स में एक रिकवरी देखी और वहाँ रिकवरी के बाद हमने जो है मार्केट में और फर्दर अपसाइड देखे और नए हाइस मार्केट में हमने बनते हुए देखे। तो देखिए इस फेज़ 1 में जो है हमने इंडियन इक्विटी मार्केट के बिहेवियर में जो मेजर चेंज जो आते हुए हमने देखा वो ये था कि हमने जो है तेज़ गिरावट के साथ साथ एक तेज़ रिकवरी हमने आते हुए देखी मार्केट्स में और फिर हमने जो है वहाँ से फर्दर अपसाइड भी जो है हमें देखने को मिली इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। जबकि पहले जो है वो ऐसा नहीं होता था। पहले जब भी मार्केट्स में जो है गिरावट होती थी तो वो लंबे समय के लिए होती थी, यानी 6 महीने 7 महीने या 8 महीने के लिए होती थी। और फिर जब रिकवरी होती थी उस रिकवरी में उसने ही ज़्यादा टाइम लगता था, यानी वो रिकवरी होने में वो साल 1.5 साल 2 साल लग जाते थे। तो देखिए इससे पहले जो है हमने इक्विटी मार्केट्स में जो है ऐसे होते हुए नहीं देखा है और इसलिए इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए ये जो बिहेवियर चेंज था वो नया था बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन फेज़ 1 में इक्विटी मार्केट्स में जो है हमने तेज़ पहले गिरावट देखी और फिर उसी हिसाब से हमने रिकवरी भी जो है वो तेज़ी से हमने होते हुए देखी इक्विटी मार्केट्स में, जो कि जो है एक नया बिहेवियर चेंज जो था हमने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में जो है वो हमने आते हुए देखा। तो देखिए वहीं अगर हम फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो देखिए फेज़ 2 का जो टाइम पीरियड था वो जो था अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक। तो देखिए इसको अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स के लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो फेज़ था वो 18,604 के लेवल से लेकर 15,183 के लेवल्स तक जो है वो हमें देखने को मिला। और देखिए इस फेज़ में जो है हमने जो है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में जो है करेक्शन, कंसोलिडेशन और बहुत हाई वॉलेटिलिटी जो है वो हमें देखने को मिली। यानी इस फेज़ में जो है हमने गिरावट भी देखी, मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए भी देखा और मार्केट्स में जो है हमने एक हाई वॉलेटिलिटी भी जो है वो देखी। तो देखिए सबसे पहले जो है हमें एज एन इन्वेस्टर ये समझने की ज़रूरत है कि इक्विटी मार्केट्स जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं और वो जो है एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो काम करते हैं। यानी अगर इक्विटी मार्केट्स को जो है ये लगता है कि आने वाले समय में, यानी अगर आने वाले 3 महीने 6 महीने साल भर में अगर मार्केट जो है वो फेवरेबल है और वो अच्छे सिनेरियोज़ हैं तो फिर मार्केट जो है हमें पहले ही जो है वो तेज़ी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मार्केट्स को लगता है कि आने वाले 3 महीने 6 महीने या साल भर में अगर मार्केट्स का जो सिनेरियो जो है वो फेवरेबल नहीं है या फिर मार्केट्स में जो कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं है तो मार्केट्स में जो है हमें पहले ही जो है वो गिरावट देखने को मिल जाती है। तो मार्केट्स जो है इस डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो वर्क करता है और इसके बेसिस पर जो है वो अपने आगे के जो मूवमेंट है वो जो है वो डिसाइड करता है। तो देखिए ये जो फेज़ 2 था जो कि हमने जो है अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक जो हमने देखा, जहाँ पे कि हमने जो है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में जो है गिरावट भी देखी, कंसोलिडेशन भी देखी और हाई वॉलेटिलिटी भी देखी, जिसके बारे में देखिए मैंने जो है फरवरी में अपनी एक वीडियो में जो है आपको पहले भी बताया था कि हमें जो है इंडियन इक्विटी मार्केट में एक ऐसा फेज़ देखने को मिलेगा जहाँ पे कि हमें जो है गिरावट भी देखने को मिलेगी, कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगी और वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो देखिए वही ठीक वैसा ही फेज़ जो है वो हमें जो है वो देखने को भी मिला इंडियन इक्विटी मार्केट्स में सेकंड फेज़ में। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात जो हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमें इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इतनी करेक्शन, वॉलेटिलिटी और इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन आखिरकार क्यों देखने को मिली। वो कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन से रीज़न्स थे जिसकी वजह से हमें जो है मार्केट्स में जो है वो करेक्शन, कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा देखने को मिली। तो चलिए अब हम पहले जो है इन फैक्टर्स को जो है जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस वजह से हुआ। और देखिए इस फेज़ में जो है मार्केट जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स को जो है वो डिस्काउंट करने की जो है वो कोशिश कर रहा था।
देखिए मल्टीपल फैक्टर्स, यानी जैसे कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा था और उस वॉर की वजह से जो अनसर्टेनिटीज़ जो है ग्लोबली अराइज हो रही थी, उसको जो है मार्केट जो है वो डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही में देखिए जो कमोडिटीज़ के यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो तेज़ी से बढ़ रहे थे और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन जो तेज़ी से बढ़ रहा था, जो कि ग्लोबली जो एक मेजर कंसर्न बन गया था, उसको भी मार्केट जो है वो डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था कि कितने क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं या फिर इन्फ्लेशन जो है वो कितनी बढ़ सकती है यहाँ से। साथ ही देखिए मार्केट्स में जो इंटरेस्ट रेट्स जो तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबली जितने भी रिज़र्व बैंक्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट्स जो है वो तेज़ी से बढ़ाए और मार्केट्स जो है उसी को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो कितने जो है वो बढ़ सकते हैं और कितने समय तक जो है वो बढ़ सकते हैं। और उसके साथ ही आप देखो जो लिक्विडिटी जो रिज़र्व बैंक्स ने जो है वो जो डाली थी इकॉनमी में, उसको जो है उस लिक्विडिटी को जो है अब रिज़र्व बैंक्स ने जो है वापस लेना जो है वो शुरू कर दिया था। चाहे वो यूएस के फेडरल रिज़र्व हो या फिर इंडिया की बात हो या बाकी जो ग्लोबल रिज़र्व बैंक्स हो, उन्होंने भी जो है लिक्विडिटी को वापस लेना जो है वो शुरू कर दिया। तो उसको भी जो है मार्केट जो है वो डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था। और उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था डॉलर इंडेक्स का तेज़ी से बढ़ना, क्योंकि देखिए डॉलर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। इसका मतलब है डॉलर जो है वो बहुत तेज़ी से स्ट्रेंथन हो रहा था, बाकी करेंसीज जो हैं वो वीक हो रही थी और डॉलर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा था। तो उसको भी जो है मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा था कि डॉलर जो है वो कितना बढ़ सकता है। तो देखिए ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने जो है मार्केट्स में एक ऐसा फेज देखा जहाँ पे कि हमने मार्केट्स में गिरावट भी देखी, कंसोलिडेशन भी देखी और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हमने होते हुए देखी। और इसी फेज़ के बारे में देखिए मैंने आपको जो है फरवरी में अपनी वीडियो में जो है आपको बताया भी था। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी है तो आपको देखिए इस फेज़ के बारे में जो है पता ज़रूर होगा। तो देखिए एज एन इन्वेस्टर हमें जो है ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि जब भी मार्केट्स में जो हमें ऐसा फेज़ देखने को मिलता है जहाँ पे कि हमें जो है गिरावट भी देखने को मिले, कंसोलिडेशन भी देखने को मिले और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिले, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है आखिरकार ऐसा फेज़ जो है हमें क्यों देखने को मिला, कि ये जो है हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से हमें ऐसा फेज़ देखने को मिला या फिर ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हमें देखने को मिला। और ये जो फेज़ हमने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखा, ये हमने मेजरली देखा ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर जो रशिया या यूक्रेन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से जो है हमने जो है मार्केट्स में जो है एक ऐसा फेज़ देखा जहाँ पे कि हमने जो है गिरावट भी देखी, कंसोलिडेशन भी देखी और मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भी इतनी ज़्यादा होते हुए देखी। और उसी की वजह से ये जो है हमने फेज़ जो है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखा भी। और देखिए इन सब ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है बाकी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के कंपैरिजन में। तो इससे पता चलता है क्लियरली कि जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो हमारे यहाँ पे नहीं थी, वो ग्लोबल मार्केट्स में थी और उसकी वजह से हमने जो है ये फेज़ जो है हमने देखा इक्विटी मार्केट्स में। और देखिए ये जो फेज़ जो हमने देखा, जो अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 तक ये जो हमने फेज़ देखा, ये जो फेज़ था ये इन्वेस्टर्स के लिए जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सबसे बेस्ट फेज़ था। और देखिए इसके बारे में मैंने आपको जो अपनी पिछली वीडियोस में भी जो है बार बार बताया है कि जब भी अगर आपको मार्केट में कोई गिरावट देखने को मिले या कोई भी करेक्शन हो, तो वहाँ पर जो है आप सोच समझ के सही तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, क्योंकि देखिए मार्केट्स जो है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करें। और देखिए साथ ही मैंने आपको जो है लेवल्स भी बताए थे कि मार्केट्स में जो है कहाँ तक गिरावट हो सकती है और किन लेवल्स पर जो है आपको इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इनिशिएट करनी चाहिए। अगर आपने देखिए मेरी वो वीडियोस जो है वो फॉलो करी हैं और अगर आपने मेरी एडवाइस को जो है वो फॉलो किया है, तो आपको ज़रूर उससे जो है वो बेनिफिट हुआ होगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो आने वाले समय में जो है आपको उसका बेनिफिट जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए देखिए ये जो फेज़ था, जो ये अक्टूबर से लेके जून तक का ये जो फेज़ था, ये एक कंसोलिडेशन का जो फेज़ था या करेक्शन का जो फेज़ था, ये बेस्ट टाइम था आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को जो है करने के लिए। और जिन्होंने भी इस फेज़ में देखिए
इन्वेस्टमेंट्स करी है उनको आने वाले समय में जो है अच्छे रिटर्न्स जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। और देखिए वहीं अगर हम थर्ड फेज़ की अगर हम बात करें तो देखिए थर्ड फेज़ जो है वो जून 2022 से जो है वो शुरू हुआ है। यानी अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स के लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये फेज़ जो है वो 15,183 के लेवल से जो है वो शुरू हुआ है। और देखिए इस फेज़ में जो है हमने इंडेक्स में जो है एक रिकवरी या एक अपवर्ड्स रैली जो है वो हमने अभी तक आते हुए देखी है। पर देखिए इस फेज़ में जो हमें मेजर जो चेंज वो हमें देखने को मिला है वो ये है मार्केट्स के बिहेवियर में। वो ये है कि देखिए पहले क्या हो रहा था फेज़ 1 में हमें एक तेज अपसाइड रैलीज जो है वो देखने को मिली थी। पर अब की बार हमें जो है मार्केट्स में जो है वैसे तेज अपसाइड रैलीज जो है वन साइडेड अपसाइड रैलीज जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। मार्केट जो है वो स्लो एंड स्टेडी पेस पे जो है वो हमें आगे बढ़ता हुआ जो है वो नज़र आ सकता है। और देखिए यहाँ से हमें जो है मार्केट से जो है स्टेबल रिटर्न्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी हमें मार्केट से जो है 12, 15 या 20% तक के जो स्टेबल रिटर्न्स हैं वो जो है आने वाले टाइम में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए जो इन्वेस्टर्स ने जो पहले जो रिटर्न्स देखे जो फेज़ 1 में जो रिटर्न्स देखे यानी जो इन्वेस्टर ने अप्रैल से लेकर और अक्टूबर 2022 तक जो रिटर्न्स उन्होंने देखे जहाँ पे कि मल्टीपल टाइम्स जो है स्टॉक्स ने रिटर्न्स दिए, बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि बहुत सारा उन्होंने रिटर्न्स दिए, इतने ज़्यादा उनको जो है मल्टीपल टाइम्स जो है उनको रिटर्न्स जो मिले हैं उन स्टॉक्स में, वैसे रिटर्न्स जो हैं उनको क्विक टाइम में शायद देखने को ना मिले आने वाले टाइम में। पर हाँ, बट ओवर द ईयर्स अगर वो इन्वेस्टेड रहेंगे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में या फिर वो म्यूचुअल फंड में भी अगर वो इन्वेस्टेड रहेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें अच्छे रिटर्न्स और अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और वो जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स जिसके लिए भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी है वो अपने जो है वो अचीव कर पाएंगे। और देखिए जो रिटर्न्स हमने फेज़ 1 में यानी जो रिटर्न्स हमने जो है अप्रैल 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 में हमने बनते हुए देखे जहाँ पर कि देखिए स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स जो है वो बना कर दिए, वैसे रिटर्न्स जो है तेज रिटर्न्स जो है हमें शायद देखने को ना मिले और हमें जो है मार्केट से जो है एक स्टेडी रिटर्न्स जो है वो देखने को मिले। यानी हमें हो सकता है कि इक्विटी मार्केट से जो है 12, 15 या 20% तक के रिटर्न्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। और मार्केट जो है वो यहाँ से जो एक स्लो एंड स्टेडी पेस पे जो है वो आगे बढ़ सकता है। और देखिए ये थी कुछ ज़रूरी बातें मार्केट के अलग अलग फेजेस और मार्केट के बिहेवियर के बारे में जो कि हमें एज एन इन्वेस्टर के तौर पे जो है वो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए हम सब ये बात जानते हैं कि इक्विटी मार्केट्स ने जो है लॉन्ग टर्म में जो है हमेशा आउट परफॉर्म किया है, पर फिर भी हम जो है इस बात को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। और देखिए अगर हम अभी की परफॉर्मेंस की बात ले लें अगर इंडियन इक्विटी मार्केट्स की तो देखिए ग्लोबल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को जो है वो आउट परफॉर्म किया है। तो सोचिए जब ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी तब इंडियन इक्विटी मार्केट्स जो है वो और भी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगी इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के कंपैरिजन में। और देखिए इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि आने वाले सालों में जो है हमें इंडियन इक्विटी मार्केट्स में जो है और न्यू हाइज जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे और मार्केट्स में जो है हमें और न्यू लेवल्स जो है वो ऑन दी अपसाइड जो है वो देखने को मिलेंगे। और देखिए वहीं अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की भी तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स भी जो है वो उसमें हमें 20,000 के 25,000 के और 30,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर देखिए वो कभी भी जो है वो ओवरनाइट नहीं होगा, उसमें जो है टाइम लगेगा और वो ओवर द ईयर्स हमें देखने को मिलेगा। और उसका बेनिफिट आप एज एन इन्वेस्टर तभी ले पाएंगे जब आप जो है मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, आप पेशेंस रखेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। और देखिए मेरा ये मानना है कि अगले आने वाले 15, 20, 25 साल जो है वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स जो है वो डोमिनेट करेगी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को। और देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी कही है कि आने वाले सालों में जो है हमें इंडिया में जो है काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे और इंडियन इकॉनमी जो है वो कम्पीट करेगी यूएस और चाइना की इकॉनमी के साथ। और साथ ही देखिए इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो आउट परफॉर्म करेगी सारी ग्लोबल इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में, जिसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और देखिए आने वाला समय जो है वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स का जो है वो होने वाला है। और देखिए साथ ही अब जो है मैं आपके साथ कुछ और बात जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि आखिरकार क्यों लोग जो है वो इक्विटी मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं।
हालांकि देखिए पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने जो है इक्विटी मार्केट्स में जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, भले ही वो इन्वेस्टमेंट्स कर हो या फिर ट्रेडिंग कर हो इक्विटी मार्केट्स में। पर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट्स में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं या डरते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने से मार्केट्स में। तो देखिए वो कौन से ऐसे रीज़न्स है, वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो है लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं इक्विटी मार्केट्स में या वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो उसे जो है हम जानने और समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं या घबराते हैं करने से, वो है डर यानी फियर। देखिए लोगों को डर लगता है कि अगर उन्होंने मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करी तो कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा या मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है बहुत से लोग जो है वो मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से जो है लोग जो है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं या करने से घबराते हैं, वो है सही एनालिसिस। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इक्विटी मार्केट्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं, और देखिए एक आम इन्वेस्टर के लिए या एक आम निवेशक के लिए इतने सारे फैक्टर्स को जो है एनालाइज कर पाना जो है वो आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है उन्हें ये समझ पाना जो है मुश्किल होता है कि वो कैसे और किस तरीके से जो है वो इक्विटी मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करें। और इसी की वजह से जो है लोग जो है शायद इक्विटी मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता कि वो किस तरीके से और कैसे जो है वो सही एनालिसिस करके जो है वो मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करें। और देखिए तीसरी जो ज़रूरी बात है कि हमें जो है अपनी पिछली गलतियों से जो है सीखना चाहिए, यानी वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। तो देखिए हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट्स ने जो है हमेशा लॉन्ग टर्म में जो है वो आउट परफॉर्म किया है। तो देखिए अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए 2008 में जब मार्केट में जो है बड़ा फॉल आया था, तब इंडेक्स ने जो है 6350 के लेवल्स के अराउंड जो है वो हाई बनाया था, और वहाँ से जो है हम इंडेक्स जो है हमने 2250 के लेवल्स के अराउंड तक जो है गिरावट हमने आते हुए देखी, और वहाँ से भी देखिए हमें इंडेक्स में जो है 12430 के लेवल्स जो है वो देखने को मिले 2020 में। तो देखिए इससे हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में जो है इक्विटी मार्केट्स ने जो है हमेशा आउट परफॉर्म किया है और कितना ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो हमें देखने को मिला है। तो इन सब बातों से देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए एज एन इन्वेस्टर के तौर पे कि लॉन्ग टर्म में जो है हमेशा इक्विटी मार्केट्स ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है, और हमें जब भी मार्केट्स में कोई गिरावट आती है या मार्केट्स कभी लंबे समय के लिए कंसोलिडेट्स करते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक नहीं करना चाहिए, और हमेशा देखिए सोच समझ के सही तरीके से जो है उस समय में जो है हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और देखिए चौथा और जो आखिरी रीज़न जिसकी वजह से शायद इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं या घबराते हैं, वो है सही कंसल्टेशन। देखिए अगर आपको मार्केट्स में जो है वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि कैसे और किस तरीके से जो है मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स की जाएं, तो देखिए आप जो है किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी एनालिस्ट के पास जाकर जो है आप उनसे कंसल्टेशन लीजिए, ताकि वो जो है आपको प्रॉपर और बेटर तरीके से जो है वो गाइड कर सकें और आपको बता सकें कि आपको कैसे और किस तरीके से जो है मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। देखिए बहुत से लोग हैं जिन्हें जो है पता नहीं होता है कि वो मार्केट्स में जो है कैसे और किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करें, और वो जो है बिना कंसल्टेशन के जो है वो मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और फिर उनको जो है देखिए बहुत से लॉसेस जो है वो झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि आप किसी एडवाइज़र या किसी एनालिस्ट की गाइडेंस के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, ताकि आप जो है सही तरीके से जो है मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ, और उससे जो है आपको बेटर रिटर्न्स और बेटर रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो देखिए ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो कि हमें एज एन इन्वेस्टर के तौर पे जो है पता होनी बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से देखिए शायद हो सकता है इन्वेस्टर्स जो हैं वो इक्विटी मार्केट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करने से घबराते हैं। तो अगर आप इन सब बातों को अगर ध्यान में रखोगे तो आप जो है इक्विटी मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर कर पाओगे। तो देखिए ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है
तो देखिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और बातें जो है मार्केट्स के बारे में जो है वो जान सकें और समझ सकें। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द मैं आपसे फिर से मिलूँगा, पर तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।